माय गॉड! क्या हुआ? यहाँ से सारा रुपए गायब हो गया। शर्मा जी, शर्मा जी, जब मैं एमडी साहब के रूम में गया था, यहाँ कोई आया था? पता नहीं सर, क्या हुआ? सेफ में से सारा कैश गायब हो गया। क्या कैश गायब हो गया? हाँ। सुना तुमने? ऑफिस से सारा कैश गायब हो गया। हेलो सर, मैं तिलक बोल रहा हूँ। अचानक सेफ में से सारे रुपए गायब हो गए। व्हाट? क्या बक रहे हो? हम अभी आ रहे हैं। तिलक, परेशान और घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। लेकिन ठीक से याद करो, तुम रुपए कब लाए थे? मुझे अच्छी तरह याद है। आज बैंक हॉलीडे है, इसीलिए मैंने कल बैंक से रुपया लाकर सेफ में रख दिया था। इसकी चाबी और किसके पास है? एक मेरे पास और दूसरी चेयरमैन साहब के पास। ये क्या है मेरा? हम क्या सुन रहे हैं? सच है क्या? यस सर। कितना रुपया था? 1,75,000। 1,75,000? तुम्हें इतना रुपया ऑफिस में रखने की जरूरत क्या थी? स्टाफ को बोनस देना था सर। नाटक कर रहा है ये पोटा, झूठ बोल रहा है नो। पैसा खुद चला के शराफत के बोंगलियां मार रहा। मिस्टर रेड्डी, क्या है? अक्षा दिखाया तो उंगलियां डाल को, ये गुटियां बाहर निकाल को गड्ढे में फेंक देता मैं यहाँ। आगे क्या दिखाता है? ठीक ही तो कह रहे रेड्डी साहब। तुम्हें 1 महीना नहीं हुआ ऑफिस में आए हुए और 1,75,000 रुपए गवा दिए। तो क्या मुझ पे शक कर रहे हैं आप? रहती है तुम्हारे पास ही सारी चाबियां, पैसे और कौन चुरा सकता है? बोलो मियाँ। आप लोग गलत शक कर रहे हैं। ये इस किस्म के इंसान नहीं है। ये किस किस्म का इंसान है वो इसके चेहरे की किताब पर लिखा हुआ है। तुम ना समझो, ऐसे आदमी को नहीं पहचान सकती। खामोश रहो, बीच में मत बोलो। सर, ये सब झूठ है, साजिश है। कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास और तुम पर? जब इन्होंने उस दिन तुमसे रुपया मांगा, तुमने रुपया देने से इनकार कर दिया, बल्कि तुम जिद कर रहे थे। मुझे उसी टाइम शक हो गया कि कोई गड़बड़ है। मिस्टर तिलक, हमें विश्वास है कि गरीब आदमी अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन किसी की अमानत में खयानत नहीं करेगा। सर, सच बताओ कि पैसा कहाँ है? सर, आप जिसकी चाहे मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। देखो तिलक, अगर इन लोगों के सामने बताने में घबरा रहे हो तो हमें बाहर निकाल देते हैं। हम अकेले में बता दो ताकि मामला हम आपस में हल कर लें, वरना मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राजेश्वर, क्यों अपना और हमारा वक्त बर्बाद करते हो? ये ऐसे नहीं बताएगा। शोले आंखों में लिए देखता है किस लिए? बता तुम। स्टॉप इट! आइए धर्मराज जी, आइए। देखिए यहाँ क्या नाटक हो रहा है। हमने हमेशा आपको अपना बड़ा समझा, अपना लीडर माना, इस कंपनी का चीफ बनाया और उसके बाद भी हमें हमारे मुंह पर पट्टी डाला, हमारी इज्जत पे झाड़ू फिराया और हमें लोगों को चुप बैठ कर रह गए। मैं को तुमने बुरा लगेगा, अपने होटल सी गो जहर पी को बैठ गए। देखिए धर्मराज जी, हम इस कंपनी में पार्टनर्स हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, मगर आपकी वजह से हम इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहे। ये मालिक बनकर हमसे नौकरी की तरह सवाल करता रहा और हम मजबूरन इसके हर सवाल का जवाब देते रहे, सिर्फ आपकी खातिर। आपकी वजह से ये अपनी हैसियत भूल गया कि ये यहाँ पर एक नौकर और हम यहाँ के मालिक हैं। इसने हमारी कंपनी के 2 इज्जतदार डायरेक्टर्स मिस्टर बिच्छू रेड्डी और नागपाल पर हाथ उठाया, उन्हें मारा। हाँ, ऊपर से क्या शानदार करिश्मा दिखाया। 1,75,000 अदम कर को डगाना तक नहीं लिया। धर्मराज, अब बताओ इसे और कौन सी ऊंची पोस्ट देना चाहते हैं ताकि हमें और ज्यादा जलील करके और ज्यादा आसानी से इस कंपनी का माल हजम कर सके? बोलिए। तिलक, इन दोनों से माफी मांगो। नहीं सर, हम कहते हैं पहले इन दोनों से माफी मांगो, उसके बाद हम सारा मामला सेटल करेंगे। किस मामले को सेटल करेंगे आप? क्या किया है मैंने? मैं इनकी साजिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा हूं और ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे चोर साबित कर रहे हैं और आप कहते मैं इनसे माफी मांगू? ऐसे चोर, बदमाश और मक्कारों के साथ काम करते करते आपकी सच्चाई को परखने की सलाहियत खाक में मिल गई है। सच्चाई और इंसाफ का खून करने वाले लोग आज सच्चाई का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर मैं जबान खोलूं तो तुम सब बर्बाद होकर रास्ते के भिखारी बन जाओगे। मैंने बेटे को गरीबी की धूप में जल जल कर पाला। अगर मुझे तुम्हारी जायदाद की जरा भी लालच होती तो मेरा बेटा इस फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम ना करता। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी इस दौलत की दुनिया को हिला के रख दूं। मेरी एक दस्तखत तुम्हारी इस फैक्ट्री, तुम्हारी सारी जायदाद के 2 टुकड़ा करके रख देगी और एक का मालिक मेरा बेटा होगा। इसलिए तिलक की तरफ आंख उठाने से पहले ये सोच लेना कि तिलक मेरा बेटा है। चल तिलक।
उसने कंपनी के इतने सारे रुपए चुराए। वो औरत चीख चीख के आपको ललकारती रही, लेकिन आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अपने बेटे को अपने साथ ले गई और आप सर झुकाए खड़े रहे। ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ना केस दायर किया। क्यों? क्या वजह? हम जानना चाहते हैं कि उस औरत के साथ हमारा क्या रिश्ता है। बताओ माँ, बताओ। जो लोग तुम्हारे आने से पहले मुझे चीख चीख कर मुजरिम कह रहे थे, चोर कह रहे थे, तुम्हारे आते उनकी जबानें बंद क्यों हो गई? तुम बोलती गई और वो बेजुबान पत्थर की मूर्तियों की तरह सर झुकाए खड़े रहे। बोलो माँ, हमारा उनसे क्या संबंध है? क्या रिश्ता है हमारा उनका? बताऊंगी बेटे, जरूर बताऊंगी। धर्मराज तुम्हारे पिता के बड़े भाई हैं। तुम्हारे पिता का नाम सत्यजीत था। दोनों भाइयों के रहने सहने और सोचने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। तुम्हारे पिता एक क्रांतिकारी थे। देश की भलाई और उन्नति की तमन्ना उनके खून में थी। इसीलिए उन्होंने देश में इनकलाब लाने के लिए इनकलाबियों की एक जमात, एक संगठन बनाने का फैसला किया। और एक दिन बेरहम समाज के जालिम ठेकेदार जो रोटी के लिए वो फरियाद करते हुए गरीबों की आवाज को अपनी दौलत के झनकार से दबा रहे हैं, जो अपनी दौलत के पत्थर से इंसानी दिलों के शीशों को चकनाचूर कर रहे हैं, जो एकता मिटाकर हर दिल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का फर्क पैदा कर रहे हैं। ऐसे समाज को और ऐसे जालिम ठेकेदारों को हमें खत्म करना है और एक नए समाज की बुनियाद रखनी है, जिस समाज में ना कोई जालिम होगा, ना कोई मजलूम, ना कोई आका, ना कोई गुलाम। आओ हम सब मिलकर एक ऐसे नए समाज की बुनियाद रखने की कसम खाते हैं। सत्यजीत, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा। हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, गोला बारूद चाहिए, हथियार चाहिए। अरे वो धन कहां से आएगा? हम हथियार कहां से खरीदेंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हमें डाके डालने होंगे, सरमायादारों को लूटना होगा। नहीं, हम यहां ये कसम खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आज के बाद कोई लूटमार नहीं होगी। अगर बाजुओं में ईमान की ताकत, दिलों में सच्चाई और जुबान पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, तो जिंदगी का हर मकसद हमारे कदमों में होगा। नहीं सत्यजीत, ये सच्चाई नहीं। सच्चाई दरअसल ये है कि तुम खुद एक पैदाइशी अमीर हो, इसलिए अमीरों के साथ तुम्हें हमदर्दी है और तुम सरमायादारों को लूटने से हिचकिचा रहे हो। अगर तुम्हें मेरे लीडर बनने में विश्वास नहीं है तो फिर यह इनकलाब की तहरीक शुरू करना बेकार है। काय को बेकार है? तुम्हें जो बोल रहे हैं वो भी बराबर है, इन्हें जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है। इनकलाब तो आएगा, मगर उसको लाने को पैसे होना ना बाबा। पैदल चल के तो नहीं आएगा। हमें लोग, गरीब लोग, हमारे पास पैसा कहाँ है? नमक में घास में को खा रहे। ठीक है, अगर आप लोगों का ख्याल है कि पैसा ही इनकलाब की ताकत है, उसके बगैर क्रांतिकारी और कदम आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं आज ही सारी जायदाद बेचकर पैसा लाता हूं और क्रांतिकारी और कदमों में डाल देता हूं। सत्यजीत, ये पैसा कहां ले जा रहे हो? मैं इस काले धन को रोशनी दिखाने ले जा रहा हूं, जो मुद्दत से एक लोहे की तिजोरी में बंद पड़ा था। रोशनी में जाकर ये धन क्या करेगा? ये गरीबों की भूख मिटाएगा। सत्यजीत, हमें मालूम है नई नस्ल ने आजकल एक नया नारा निकाला है, गरीबों की भूख मिटाओ, दुनिया से गरीबी हटाओ। एक बार मुड़कर अपने साये से सवाल करो, हमारे दादा के पास जायदाद कितनी थी? हमारे बाप के पास जायदाद कितनी थी? गरीबी को छलांग कर हम अमीर कैसे बने? व्यापार करके कमाया है। जिसे तुम व्यापार कहते हो उसे मैं डाका कहता हूं। धन को, हुकूमत को मुट्ठी में रखकर राज करने वाले अमीरों को अगर खत्म कर दिया जाए तो इस दुनिया से अमीरी और गरीबी का फर्क हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सत्यजीत, तुम्हारी इस बहस का कोई सिर पैर नहीं। हजारों खानदान इस बहस में तबाह हो गए कि घर में पत्नी का हुक्म चलेगा या पति का, कौन किसके उसूलों पर चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह का प्रजा राज्य तुम लाना चाहते हो वो यह कभी कायम हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी हट धर्म को नहीं मानता। मैं अपनी जायदाद में से जायज हिस्सा लेकर जा रहा हूं। कौन सा हिस्सा? कैसी बातें करते हो? जिस वक्त तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए गली कूचों में भटक भटक कर अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, उस वक्त हमने अपने परिवार के लिए अपना खून पसीना बहाकर ये दौलत कमाई है। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी दौलत है, इसके बंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम ये बात सिर्फ मेरे इरादे बदलने के लिए कर रहे हो या सचमुच कह रहे हो? हम तुमसे हकीकत बयान कर रहे हैं। ओ तो धर्मराज साहब, आप भी डाकुओं की ज़हनियत रखने वाले एक लुटेरे हैं। होश की बातें करो सत्यजीत। तुमसे पहले भी इस मुल्क में बहुत से देशभक्तों ने जन्म लिया है। मुल्क और कौम के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है।
ये सच है कि उस वक्त उन लोगों ने उनको इज्जत दी, उन्हें सराखों पर बिठाया, लेकिन आज उनके बच्चों की क्या हालत है? सड़कों पे घूमते हुए भीख मांग रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, हमारी बात मान लो और इस देशभक्ति के ख्याल को दिल से निकाल कर फेंक दो। ओ, तो सारे फसाद की जड़ सिर्फ पैसा है, और जब तक ये दौलत सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में तलवार बनकर रहेगी, तब तक खुदगर्जी जिंदा रहेगी। जैसा कि आज तुमने साबित कर दिया कि ये पैसा, ये दौलत खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती है। चलो शारदा, चलो शारदा। सत्ती जी, गुस्सा मत करो, अपने भाई को समझने की कोशिश करो। ये घर छोड़कर मत जाओ भैया। भाभी, मैं जज्बात और रिश्तों की दुनिया से बहुत दूर निकल चुका हूं, एक नई रोशनी की तरफ। अब दोबारा अंधेरे में लौट कर आना मेरे बस में नहीं भाभी। शारदा, कम से कम तुम तो मेरी बात मान जाओ। मुझे इन पर और इनके उसूलों पर पूरा विश्वास है। ये शरीर है, मैं परछाई। जहां शरीर जाएगा, परछाई को उसके साथ जाना ही पड़ेगा। आओ शारदा, चलो। अरे सत्या जी, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हम तुम्हारा इंतजार इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि तुम पैसा लेकर आओगे। अरे भाई, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? सर ऊंचा करो। देखो, मैं अपने भाई से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ कर आ गया हूं। तुमने अपने भाई के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा है मेरे दोस्त, बल्कि तुमने सरमायादारों के साथ रिश्ता तोड़ा है। अमीरों से संबंध तोड़कर तुमने हम गरीबों के बाजुओं की ताकत को बढ़ाया है। तुम्हारी इस कुर्बानी पर हम तुम्हें सलाम करते हैं। बोलो, कौन है सत्या जी? कौन है सत्या जी?